दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज ये हमारी लॉ सीरीज की तीसरी वीडियो है, तीसरा स्ट्रीम है। इससे पहले पिछली स्ट्रीम में एडवोकेट मजूमदार साहब ने आपको कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था कि कानून हिंदुस्तान में किस तरीके से डेवलप हुआ, पहले लोग क्या कानून फॉलो करते थे, उसके बाद में फिर क्या फॉलो करते थे। अल्टीमेटली हम लोग प्रीएम्बल तक पहुंच गए थे, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंच गए थे। तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर पहुंच गए थे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपको बता ही दिया गया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल की खासियत क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं 1 से लेकर के और 35 तक, उसमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में आता है और लैंग्वेज के बारे में आता है, उसके बाद में फंडामेंटल राइट के बारे में आता है। तो देखते हैं कि कहां तक हम लोग कवर कर पाते हैं। अब मैं एडवोकेट मजूमदार को, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनको मैं ले लेता हूं। नमस्ते सर। नमस्ते। दर्शकों को भी नमस्ते। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के आगे चलते हैं जहां पर आपने कवर किया था। लास्ट टाइम मैं नहीं आ पाया था, थोड़ा सा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने अकेले कवर किया, बहुत अच्छी स्ट्रीम थी। देखते हैं आज हम लोग कहां तक जाते हैं और इसी को चलते हैं लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन पे ही चलते हैं। उधर गया कॉन्स्टिट्यूशन का, एक मिनट। मैं पहले, हम लोग विकिपीडिया से उठा रहे हैं। विकिपीडिया में जो सोर्सेज रेफर कर रहा है उसको हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग विकिपीडिया को ही ले लेते हैं, बिकॉज दैट इज द ओशियन ऑफ नॉलेज, लाइक वहां से ही उठाना चाहिए हमारे को। जी सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे प्रीएम्बल उठाना था। प्रीएम्बल हाँ, मिल गया, यही से लेते हैं। प्रीएम्बल के ऊपर थोड़ा एम्फेसिस इसलिए देना है कि प्रीएम्बल में हमारे एक प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा सा ट्वीक किया था, उसको चेंज किया था, इसलिए प्रीएम्बल दोबारा से पढ़ते हैं हम लोग फिर से, और देखते हैं कि पब्लिक को हम लोग कितना समझा पाते हैं, समझ पाती है कि नहीं समझ पाती। कोशिश करेंगे फिर पब्लिक लैंग्वेज में समझाएं जो पब्लिक समझती है। जी सर। ये है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दादा पढ़ो इसको, ये पढ़ो वर्ड। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ, व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो नया पार्लियामेंट हाउस बना है, कल मैंने उसका थोड़ा सा एक वीडियो देखा था। उसके जो बाहर की दीवार है उसमें चारों तरफ सिंबल जो है वो घूम रहा है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, दिस थिंग एंड दैट थिंग। अच्छा, दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि सेकेंड लाइन देखिए, इसमें लिखा हुआ है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। ये सोशलिस्ट और सेकुलर जो है, ये दोनों वर्ड जो है बाद में इंसर्ट किए गए हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो
लास्ट में लिखा हुआ है hereby adopt enact and give to ourselves this constitution, इसमें 3 लिखा हुआ है। अब मैं 3 को क्लिक करूंगा तो क्या बोल रहा है, 3 में ये आ जाता है रिकनेक्ट 40 seconds. विद द प्रीएम्बल इंडिया न्यूज। ये क्या बोल रहा है, थोड़ा सा टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज जो पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये, जी, अगर आता है तो देखिए। reconnect with the preamble. हाँ, The Constitution of India starts with a preamble, one page beautifully decorated with flower and animal motifs. Chances are that you must have seen it एक मिनट somewhere जस्ट in your बताओ। life. If you had कंसिडर दैट anything यू to मस्ट do, हैव सीन इट। हाँ, if, uh, chances are that you must have seen it somewhere in your life. If you had anything to do with NCERT ये क्या textbooks, करता है, ये बहुत गड़बड़ करता you है। must have seen it on the first page of them, all of them. With the Constitution completing 70 years, let's reconnect with the preamble, often called the soul of the Constitution. सर मैं यहाँ एक बात बोलूं, ये पहले सर ये बेड़ूबारी यूनियन केस अजीब तमाशा है इसके 1960, साथ में, मैं इसको बंद बंद करता हूँ। मैं बताता हूँ सर, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। बेड़ूबारी यूनियन केस 1960, इसमें सुप्रीम कोर्ट बोला था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 13 साल बाद केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसको बोला जाता है द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन because it helps resolve ambiguous points and interpret the true spirit. मतलब अच्छा। स्पिरिट के बारे में ही बताया गया है। हम्म Spirit of the Constitution is enshrined in the preamble, sort of. तो सर वही है, बेड़ूबारी में बताया गया था कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में 73 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सर जो आप बताए थे 3 चीज, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड इंटेग्रिटी, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये डाला गया, ये 3 न्यू वर्ड। इसका डेफिनेशन बताऊं सर? नहीं नहीं, ये थोड़ा पढ़ो, क्या बोल रहा है ये, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या बोल रहा है। The preamble is based on the objective resolution which was moved in the Constituent Assembly by Jawaharlal Nehru on 13th of December 1946, accepted on the 22nd of January 1947, and adopted by the Constituent Assembly on 22nd November 1949, coming into force on 26th of January 1950. Dr. B.R. Ambedkar said about the preamble, "It was indeed a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity as the principles of life, and which cannot be divorced from each other. Liberty cannot be divorced from equality. Equality cannot be divorced from liberty. Nor can liberty and equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative. Without fraternity, liberty, and equality could not become a natural course of things." बता, एक वेट करो, एक मिनट। Yes, sir. जो 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 व्यूवर्स अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या स्टेट सर्विसेज हो या किसी भी की बैंक की तैयारी कर रहे हैं, लेट देम प्लीज नोट ऑल दीज डेट। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव द मोशन ऑफ प्रीएम्बल। 22nd January it was accepted, 1947 it was accepted, the Constitutional Assembly adopted it on 26 November 1949. In fact, constitution was ready by 26 November 1949 and then it came into effect from 26 January. तो जीके के सवाल में या जनरल स्टडीज के सवाल में ये पूछ सकते हैं, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट। जो भी आज वीडियो नहीं देख रहा है, बाद में कभी देखेगा, तो उसके लिए ये मेरे को बताना जरूरी था। तो इसको सर हम लोग बेसिक फिलोसफी भी बोल सकते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिट एंड द बेसिक फिलोसफी। नहीं, the important thing is that who moved it. Yes, sir. अपने अपने बाप की पोती समझती थी ना, तभी तो इंदिरा ने चेंज किया ना इसको। जी जी जी।
कितना अच्छा डिस्कशन है इसमें, पढ़िए। While the Constituent Assembly was debating the preamble, there was an argument to rename India the Union of Indian Socialist Republics, as if India was to imitate the USSR. We can very well understand who tried to do this. However, other members were not convinced. There was even an argument as to whether to include the names of God and Gandhi in the preamble. The former was outvoted when 68 members voted against God. H.V. Kamath desperately commented, "This, sir, is a black day in our annals. God save India." While the latter, the suggestion to include Gandhi's name was disapproved by Brajeshwar Prasad, who felt that the rotten constitution, which was based on the American Supreme Court cases and the Government of India Act, and thus not Gandhian in nature, should not carry his name, Prasad said. अब वजह जो भी हो, हाँ ठीक है, तो उसको पढ़ना ही नहीं है, नीचे जी, पढ़ो द प्रीएम्बल पेज। the preamble page, along with other pages of the original constitution, was designed and decorated by the renowned painter Biohar Ram Manohar Sinha of Jabalpur, who was at Shanti Niketan with Acharya Nandlal Bose at that time. Nandlal Bose endorsed Sinha's artwork without any alteration whatsoever. As such, the page bears Sinha's short signature Ram in Devanagari, lower right corner. The calligraphy was done by Prem Bihari Narayan Rayzada. देखते हैं इसमें राम लिखा कि नहीं प्रीएम्बल में, कहीं पर होगा, कहीं पे देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी ये जो है यहाँ पर ये लिख रहा है पार्ट्स, पार्ट्स मतलब अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स की बात कर रहा है, कितने पार्ट्स है ना, प्रीवियस लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अच्छा इसकी बात कर रहा है। एनीवे, फिर दूसरा क्या बोल रहा है ये शेड्यूल, अब अमेंडमेंट मतलब कितने अमेंडमेंट हुए ये बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा जी, ओके, तो अभी ठीक है, आगे चलते हैं। ये पढ़ेंगे, चलेगा क्या अमेंडेबिलिटी? हाँ यही तो ना जो केशवानंद भारती की बात कर रहे थे। नहीं, बेरोबाड़ी का मैं बोल रहा था ना, उस समय बोला गया था preamble is not part of the Constitution. हाँ, the Supreme Court of India originally stated in the Berubari case presidential reference that the preamble is not an integral part of the Indian Constitution and therefore it is not enforceable in a court of law. However, the same court in the 1973 Kesavananda case overruled earlier decisions and recognized that the preamble may be used to interpret ambiguous areas of the Constitution where differing interpretations present themselves. In the 1995 case of Union Government versus LIC of India, the Supreme Court once again held that the preamble is an integral part of the Constitution. ये बेरूबारी केस जो है ये इसका थोड़ा सा रेफरेंस देखें क्या, ये क्या बोल रहा है ये can the parliament cede territory to a foreign country? अच्छा ये तो खुल ही नहीं रहा है लगता है। वी आर डूइंग सम मेंटेनेंस, अच्छा है, और साइड की बात कर रहा है, ठीक है। एनीवे नो प्रॉब्लम। ये सर मुझे जहाँ तक मतलब याद है ये वेस्ट बंगाल का टेरिटरी एक था, तो उसमें अच्छा। एक नेहरू नून पैक्ट किया गया था जिसमें नेहरू जी बोले थे कि वो जगह जो है हम लोग दे देंगे, तो उसको लेकर काफ़ी बहस हुआ। उसके बाद यही होल्ड किया गया कि नहीं, अगर वो मतलब अमेंडमेंट किया गया तो देना पड़ेगा। नीचे लिखा है consequently the 9th constitutional amendment 1960 was enacted to transfer the Berubari Union of Bangladesh or इसीलिए किया गया था बांग्लादेश। The view that the preamble cannot be part of the constitution, but later in Keswanand Bharti case, the Supreme Court gave a comprehensive verdict. It said that preamble is part of constitution and is subject to the amendment of power of the parliament, as are any other provision of the constitution, provided the basic structure of this is not destroyed. It has been clarified by the Supreme Court of India that being a part of constitution, the preamble can be subjected to constitutional amendment exercise under article. However, the basic structure cannot be altered. Therefore, it is considered heart and soul of the constitution. तो प्रीएम्बल को हम लोग हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बिल्कुल। अब ये
सवाल ये उठता है कि केशवानंद भारती केस 1973 का है, तो इंदिरा जी ने 1975 में कैसे उसको अमेंड किया? 76 में सर rather। बिल्कुल, दैट इज अ 26 में रेलेवेंट क्वेश्चन। आया ना नीचे, यहाँ पे ये पढ़ो, एंड ओरिजिनली इनेक्टेड प्रीएम्बल लिख रहा है ना। And originally enacted, the preamble described the state as a sovereign democratic republic to which the terms secular and socialist were later passed by the parliament during the emergency in the 42nd Amendment. The preamble was amended only once, on 18th of December 1976. During the emergency in India, the Indira Gandhi government pushed through several changes in the 42nd Amendment of the Constitution. Through this amendment, the words socialist and secular were added between the words sovereign and democratic, and the words unity of the nation were changed to unity and integrity of the nation. In इंटीग्रिटी the वाज year आल्सो एडेड। अच्छा, 1994, during the S.R. Bommai versus Union of India case, the Supreme Court of India held that secularism is a part of the basic structure doctrine. एसआर The बुम्बई second, केस में कौन कौन थे यार? तो ये जजेस देखें क्या कौन कौन थे इनके? देखिए सर, मींस दे हैव ओवरलुक दैट। अगर इनके चाहिए था तो ये लोग जो, ठीक है, उसके पहले जो 40 कौन सा जजमेंट आया था, कोई एक जजमेंट आया था जिसमें इन्होंने सब उल्टा कर दिया था, बट इनको दोनों को रखा हुआ था। क्या यार, नहीं इसके पहले हाँ, मतलब केशवानंद भारती के बाद में कोई केस आया था ना जिसमें इन्होंने वो जो 42nd अमेंडमेंट था कि आई थिंक एडीएम कुछ था ना, किसमें कुछ कुछ नहीं कुछ तो नहीं था कि केशवानंद भारती में ये बोला गया था दैट द बेसिक फीचर्स इन द प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। तो उसका तो ये घुमा कर मतलब क्या वो सर्कमवेंटिंग द प्रोसेस नहीं, वो मिनर्वा किया में किया गया। था, मिनर्वा में किया था, किसमें किया था, किसी में किस किया था ऐसा? सर वो देखिएगा जो लिस्ट में भेजूंगा आपको उसमें मिलना चाहिए सर। किस इसमें स्ट्रीम में भेजा, किधर भेजा? नहीं नहीं, जो आपको एक आर्टिकल नहीं भेजा था, मैं आर्टिकल नहीं, मैं जो अच्छा, कंपाइल वो कर पहले रहा था वाला, ओके, जजमेंट, एक मिनट देखता हूँ। जो जजमेंट्स में कंपाइल कर रहा था, इम्पोर्टेंट जजमेंट्स बोलते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स। एक मिनट देखता हूँ। एक्चुअली नया लिया हूँ ना कंप्यूटर, तो मेरा सब उड़ गया। गोपालन केस, रोमेश थापर 1950। मैं इसको भेज दूंगा वापस, फिर रख लेना उसको। पेरूबरी 1960, गोलकनाथ 1967, केशवानंद भारती 73, इंदिरा गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण में है शायद 1975। अच्छा, the SC has already laid down the basic structure doctrine. Keswanand Bharti case, the doctrine of basic structure says that the parliament unlimited power to amend the constitution is subject to only one restriction, that is, it should not dilute or violate the basic structure of the constitution, or the effect of the amendment should not be disturbing in nature toward the basic structure. अच्छा, the 39th constitutional amendment was passed when several members of the parliament were not present and they were arrested under this. अच्छा, ये राजनारायण में बोल रहा है। Okay. Constitutional bench of the SC gave its decision on 7th November 1979 while upholding the contention of and decided to impugn this. 1975 चंद्रचूड़ जे राय, ये तो वही वाला जजमेंट है जिसमें कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इन्होंने वैध ठहरा दिया था ना। जी जी, हैबियस कॉर्पस, हाँ, एडीएम जबलपुर है सर। यस, in this case the majority ruling of SC went against individual freedom and अच्छा, ये भी 76 का है। ओके, बाद में कौन सा है? मनेका गांधी 78, ये तो स्पीच की बात कर रहे हैं। मिनर्वा बिल में है शायद ना, द केस अगेंस्ट ये
The case again strengthened the basic Richard doctrine. The judgment struck down changes made in 42nd Amendment of 1976, declaring them to be violative of the basic structure. The judgment made it clear that the Constitution and not the Parliament Supreme. यही है, मिनर्वा बिल में हुआ है. अच्छा, जी जी. Anyway, तो सोवरेन के बारे में हम बात नहीं करते. सोवरेन में क्या हुआ है, सोशलिस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि सोशलिस्ट घुसड़ा गया है. क्या बोल रहा है ये? फिर भी सर एक लाइन में बता दीजिए सोवरेन का मतलब क्या होता है, एक लाइन में बता तो आप ही बता दो, पहले लिखा हुआ तो इसको पढ़ दो. Sovereign is taken from Article 5 of the Constitution of Ireland. Sovereign or supreme power is that which is absolute and uncontrolled within its own sphere. A state is sovereign when there resides within itself supreme and absolute power, acknowledging no superior. Yes. बस इतना ही सर, इतना काफी है. Means independent authority of a state, जो शुरू में ही बोला गया, that it has the power to legislate on any subject and that it is not subject to control of any other state or external power. Correct. That's why when the Supreme Court hearing takes place, when somebody refers outside judgment, this and that, then they say that no, we are not bound by this. Only to interpret the law they rely on. Otherwise, they just say no, that law is not applicable here, so we will not rely on the judgment. Socialist के बारे में क्या बोल रहा है, थोड़ा बता दो. Socialist का बोल रहा है refers to democratic socialism, that is achievement of socialist goals through democratic, evolutionary and non-violent means. Essentially, it means that since wealth is generated socially, wealth should be shared equally by society through distributive justice, not concentrated in the hands of a few, and the government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. So it is not the son of Stalin. Stalin और for that matter माओ का ही है ना ये पूरा बच्चा. हाँ. इधर क्या बोल रहा है, सेक्युलर माने पढ़ो. वहाँ सेक्युलर माने क्या होता है? Secular means the relationship between the government and the religious groups are determined according to the constitution and the law. It separates the power of the state and religion. अच्छा, 42nd Amendment छोड़ दीजिए. The state has no religion. मतलब all the citizens are allowed to profess, practice and propagate the religion. Explaining the meaning of secularism as adopted by India, Alexander Ovix has written, secularism is a part of the basic structure of the Indian constitution and it means equal freedom and respect for all religions. Now, let me put a question to you. Yes, sir. Since secular is part of the preamble, now can any government in India, as per this constitution, declare India as Hindu राष्ट्र? No. तो फिर ये जो चिल्लप वो करते रहते हैं, वैसे ही साहब बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में ये पब्लिक को तो उल्लू बनाते हैं, फिर बेवकूफ बनाते हैं. क्या बोलूं मैं सर, अगर people do not understand what the word means तो कोई भी मेरा उल्लू बना आपसे सकता. सवाल पूछने का मतलब ये था, let the public know that. जी, I understand perfectly, sir. केशवानंद भारती case 1973 and other judgments of Supreme Court have come heavily that the basic structure, that is secular word, cannot be removed. So you cannot convert India into a Hindu India Rashtra. cannot recognize any religion as a state religion. As simple as that. As long as this constitution exists. अगर constitution को जला के फेंक दोगे, उड़ा के फेंक दोगे तो अब अलग बात है. So we cannot recognize any religion as a state religion. तो ये हिंदुत्व का बात, Hinduism का बात, Hindu will be the state religion, Hinduism, that is all absolute nonsense. As long as democracy exists in India, as long as this constitution is surviving in India, no power, whosoever it is, BJP हो, कांग्रेस हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, ना तो उसको इस्लामिक राष्ट्र डिक्लेयर कर सकते हैं, ना उसको मुस्लिम राष्ट्र डिक्लेयर कर सकते हैं, ना कोई क्या बोलते हैं वो खालिस्तान डिक्लेयर कर सकता है, ना कोई क्रिश्चियन स्टेट डिक्लेयर कर सकता है, ना कोई जैन स्टेट डिक्लेयर कर सकता है, ना कोई बौद्धिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर सकता है. बिल्कुल सर. लेट इट बी क्लियर. मैंने इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा सा वो किया था. जस्टिस मीन्स क्या होता है, थोड़ा ये पढ़ के बता दो.
Justice stands for rule of law, absence of arbitrariness, and a system of equal rights, freedom, and opportunities for all in a society. India seeks social, economic, and नहीं political नहीं, वो justice. छोड़ दो, इसमें सोशल जस्टिस तो कोई बात ही नहीं है, ये पढ़ो तो थोड़ा पॉलिटिकल जस्टिस बात करता है। Political justice means equal, free, and fair opportunities to the people for participation in the political process. It stands for the grant of equal political rights to all people without discrimination. The Constitution of India provides for a liberal democracy in which all people have the right and freedom to participate. So let viewer and subscriber understand that political justice is the thing by virtue of which एक आदमी एक पार्टी बना करके अगर उसको बराबर वो मिल जाएगा तो अपना आराम से इलेक्शन कमीशन रजिस्टर करा के इलेक्शन लड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो पार्टियां है ना, दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टीज लाइक क्या बताऊं मैं, मशरूम की तरीके से वो प्रोलिफरेट कर रही हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा जी है। जी जी लिबर्टी, चलो ठीक है, refers to the freedom on the activities of Indian nationals. This ओके। establishes that there are no unreasonable restrictions on Indian citizens in terms of what they think, their manner of expressions, and the way they wish to follow up their thoughts in action. However, liberty does not mean freedom to do anything, and it must be exercised within the constitutional limits, which means within reasonable restrictions. हाँ, तो यासीन मलिक बोलता है ना कि भाई ठीक है मैं ये करता हूँ वो कुछ करता भी हूँ। कर कल दिल्ली लूंगा। हाईकोर्ट ने नोटिस इशू किया, गवर्नमेंट ने बोला था कि ठीक है इसको फांसी दो। ही उसने क्या किया था, बड़ी होशियारी की यासीन मलिक ने। उसको चार्जशीट जब फाइल हुआ ना तो ट्रायल से अवॉइड करने के लिए उसने प्लीड गिल्टी कर दिया और कोर्ट ने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। और कोर्ट ने बोला कि सिंस इट इज नॉट एरियर्स ऑफ रेस्ट सो आई विल रिफ्रेन फ्रॉम इम्पोजिंग द मैक्सिमम पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट। अब जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में मामला गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार एनआईए बोल रहा है कि ही शुड बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट बिकॉज उसको इक्वेट कर रहे हैं वो लोग उसामा बिन लादेन से। वो क्या बोल रहे हैं कि एनीबडी फॉर दैट मैटर मे कमिट मर्डर्स ऑफ द आर्म्ड पर्सनल्स, डिफेंस पर्सनल्स एंड may hijack somebody and then जिसकी वजह से गवर्नमेंट को 4-5 बंदों को छोड़ना पड़ता है और दो चार बंदे हैं दे गो बैक टू पाकिस्तान और वहां से फिर वो मुंबई टेरर अटैक स्पॉन्सर करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ही जस्ट लाइक अ किलर, इज जस्ट लाइक उसामा बिन लादेन। तो कोर्ट से पूछा गवर्नमेंट ने कि उसामा बिन लादेन होता तो क्या करते थे, तो पूछा हम उसामा बिन लादेन के बारे में कमेंट नहीं करना चाहते बिकॉज दिस इज आउट ऑफ आवर ज्यूरिडिक्शन। जी जी बट दिस आर्गुमेंट के बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस इशू किया है असेंबली को कि भाई कैपिटल पनिशमेंट शुड नॉट बी ग्रांटेड टू यू। तो इट इज नॉट दैट कि कोई भी आकर के कर्नाटका की सभा में ओवैसी के सामने बोलना शुरू कर दे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। यू विल बी ट्राइड फॉर सेडक्शन, isn't it? Definitely, sir. Sedition. Because he's going against the state. इक्वलिटी इज ऑलराइट, फ्रेटर्निटी समझा दो, इक्वलिटी ठीक है। हाँ. इक्वलिटी को हम लोग जब 14 में पढ़ेंगे तो बता देंगे उसको। Means the absence of any special privilege to any section of the society. Fraternity is sense of belonging to the country. This refer to a feeling of brotherhood and sisterhood and a sense of belonging with the country among its people. Among its people. You cannot discriminate कि ये बंगाली है, ये तमिलियन है, ये आंध्रा वाला है, ये है वो है, कोई मतलब नहीं है। सही चक्कर है, सबको सब भाईचारा बना के रखना है ना? जी सर। The preamble declares that fraternity has to assure two things: the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. The word integrity has been added by the 42nd Amendment in 1976. ये क्या बोल रहे हैं? नीचे क्या बोल रहे हैं? अमेंड करने के लिए बोला है पहले इसको। कोई कोशिश किया होगा ना। कौन है? Somebody tried. Opposition protests. किसका है ये? बीजेपी एमपी कौन है ये? जी। To amend the preamble to the constitution. कुकी पॉलिसी, क्या कुकी पॉलिसी यार, कौन है ये?
अच्छा, ये बंदा है AJ अल्फोंस। Alphonse ओह, sought केरला वाला। to ओके, kill क्या बोल रहे हैं, क्यों उनको अमेंड करना है? socialist with he wants to replace the word socialist with equitable, among other changes. He says that the term socialist has political connotations and carries a historical baggage which is not acceptable to a large section of India. हुआ क्या इसमें फिर? कुछ हुआ कि नहीं? पढ़ा है अभी तक बिल? पढ़ा हुआ है लग रहा है सर. Allowed the introduction of bill following अच्छा, a voice vote. Opposition MP claim that this, इसके बाद में क्या हुआ? राष्ट्रीय जनता prior मनोबल। approval of the president before it is introduced. मतलब पढ़ा हुआ है सर. फिर क्यों क्या बोल रहा है? However, the bill does not need the presidential assent, consent to be He, introduced. however, said the bill does not need the president consent to be introduced and the house. अच्छा ठीक है, okay. Alphonse then sought permission to speak on the bill, but the chairperson refused. At this juncture, you are not allowed to speak. ठीक है. As the argument continued, Mr. Officer Parliament B. Muralidharan suggested Singh to reserve his decision. The Reserve, chairperson agreed on the reserved decision okay. आगे कुछ नहीं. and reserved his decision. आज तक रिजर्व है. ठीक है, मतलब अगर इसने मूव किया तो मतलब बीजेपी का ही इंटेंशन होगा ना कि इसको हटाओ यहाँ से, है ना? जी. और क्या है, खत्म. चलो अब फंडामेंटल में आते हैं, इसको बंद करते हैं, ठीक है? जी नाउ सर. वी आर मूविंग टू फंडामेंटल. फंडामेंटल में नहीं यार, अभी तो उसमें जाना है ना. 1 to उसका क्या है वो, एक मिनट, जस्ट अ मिनट. कॉन्स्टिट्यूशनल कहाँ लागू होगा, कहाँ लागू नहीं होगा, वो भी तो देखना है. वहीं से आगे निकल जाएंगे जो भी होगा तो. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 1 is union in its territory. नहीं, थोड़ा इनको दिखा देते हैं ना कि क्या हुआ था इससे. जिससे ज्यादा उसको पढ़ोगे तो कम से कम इनको समझ में आएगा कि कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं. तो बाद में लोग रेफर कर सकते हैं ना. हाँ, है तुम्हारे पास क्या सामने रखा हुआ है कौन सा सर? कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं सर, ऐसे नोट्स है मेरा अपना. ठीक है, वही पढ़ दो. चलो, पार्ट 1 ये है, पढ़ो. पार्ट 1 इज यूनियन टेरिटरीज. Article 1 of the Constitution declares India, that is Bharat, shall be a union of states. The territory of India falls into three इसीलिए राहुल categories. गांधी यूनियन ऑफ स्टेट बोलता है. ओके. आर्टिकल 1 Of the Constitution of India यूनियन. declares India, that is Bharat, shall be a union of states. अच्छा, तू क्या बोल रहा है? It थोड़ा सा acquired इसका territories हिस्ट्री to भी be है. converted इसका into a हिस्ट्री भी है. state as per Article Initially, they were 2. classified as parts A, B, and C, D of the first schedule. Then, after the Seventh Amendment Act, it abolished the four categories and placed all states of the Union on the same footing as a result of reorganization made by the States Reorganization Act of 1956. इसका ये एक हिस्ट्री है. Article 2 provides that Parliament may by law admit into the Union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. Article 2 thus gives Parliament two powers: first, to admit into the Union new states, and secondly, the power to establish new states. निकालने के पावर नहीं है ना?
नहीं, ऑल्टरेशन का पावर है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ये है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3, a new state may be formed or established in the following ways: by separation of territory from any state, by uniting two or more states, by uniting parts of states, by uniting any territory to a part of any state. Parliament under this article may also increase or decrease the area of any state, or alter the boundaries, or change the name of any state without consent or concurrence. It can form new states and can alter the area boundaries or names by a law passed by a simple majority. अच्छा, तो थोड़ा सा ये पढ़ के बताओ मेरे को, ये इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। एक मिनट, कहाँ गया भाई मेरे भाई? कौन कौन है? हम किसी को नहीं आज लिंक देंगे भाई, हमको डिस्कशन नहीं करना किसी के साथ, अपने आप क्यों डिस्कशन सर? क्यों सर? नो लिंक वी प्रोवाइडेड, आप सुनते रहो बस, अच्छा लगे तो, कोई बुरा लगे तो। एडवोकेट हो तो ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, अगर किसी को कुछ कहना है तो वहां पे चैट में कह सकते हैं, हम जवाब दे देंगे बस। ये पढ़ो तो थोड़ा सा नीचे वाला, स्टेट्स आर नॉट डिबार्ड फ्रॉम इम्पोजिंग टैक्सेस। States are not debarred from imposing taxes or royalty on the minerals extracted from the territorial waters and the exclusive economic zone, which are under the state's jurisdiction as per serial number 50 of the state list in the 7th schedule. Taxes or mineral rights subject to any limitations imposed by the Parliament by law relating to mineral development of the Constitution. Fisheries, including in territorial waters, is under state jurisdiction. Entry 21 of the state list, Schedule 7 of the Indian Constitution, except fishing and fisheries beyond territorial waters. Entry 57 of Union list, Schedule 7 of the Indian Constitution, which is under union jurisdiction. तो दो हिस्से में बांट दिया इसको, एक स्टेट jurisdiction, एक union jurisdiction. Now let me put a question to you. If a fisherman going from Bengal जी, and fishing in Orissa and coming back to Bengal, तो ओडिशा वाला उसके ऊपर टैक्स नहीं मार सकता? स्टेट जुरिस्डिक्शन बता रहे हैं। अब ये एंट्री 21 ऑफ द स्टेट लिस्ट देखना पड़ेगा क्या, मतलब फिशरी इंक्लूड इन टेरिटोरियल वाटर इज अंडर स्टेट जुरिडिक्शन। अभी जो स्टेट जुरिडिक्शन होता है वो 20 नॉटिकल माइल तक होता है। जी जी, उसके बाद ये में तो आपको मुझसे बेहतर पता है सर, आपको ये तो उसके बाद में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है, वो इंटरनेशनल वाटर में घुस जाता है। जी जी, लेकिन हमारा 200 नॉटिकल माइल तक चलता है, वो पाकिस्तान के साथ मुझे झगड़ा होता रहता है, जो पीर पंजाब के आसपास में होता रहता है। बट मैं अब इस बात को अभी तक नहीं समझ पाया। एक बॉम्बे हाईकोर्ट में केस आया था, जी सर, people from Maharashtra, मतलब बम्बई, they were going for fishing in high seas, तो उसमें शायद गुजरात जो है ना डंडा मार रहा था कि हमारे को भी हमारे वाटर में आकर के तुम लोग उंगली करते हो। Now, is there any clear cut boundary? मतलब जहां तक आपका जैसे दहानू है, दहानू जो प्लांट है वो दहानू इज इन महाराष्ट्र। दैट इज सेपरेट टेरिटरी। हाँ, नहीं, दैट इज दमन दीव, दहानू की बात कर रहा हूँ, दहानू। हाँ हाँ, ये जो अपना बोरीवली के बाद में आता है ना, दहानू स्टेशन आता हाँ है। हाँ, आता है सर, आता है। दहानू इज इन महाराष्ट्र स्टेट। दहानू के बाद में गुजरात शुरू हो जाता है, वापी आ जाता है। तो दहानू इज इन महाराष्ट्र स्टेट। तो वहां के जो फिशरमैन का प्रॉब्लम था कि दहानू वाले जो फिशरमैन है, दे आल्सो गो टू गुजरात फॉर फिशिंग, बट दे आर नॉट वाटर्स के ऊपर हाँ, देयर इज नो डिमार्केशन ऑन द वाटर, दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम। कोई मतलब तो फ्लोटिंग बॉम्बे बॉय हाईकोर्ट ने या क्या कुछ, डिसाइड किया कि अल्टीमेटली द टैक्स इज कमिंग टू अ स्टेट ना, व्हेन दे आर करेक्ट सर, कमिंग टू द शोर, महाराष्ट्र दे आर गवर्नमेंट इज सेलिंग लेविंग फिश इन टैक्स ऑन देम महाराष्ट्र। ना। तुम काय को उंगली करते हो? क्या मतलब है? क्या तो हम उनको कैसे रोक देंगे कि हाँ भाई तुम यहाँ नहीं जाना? उनको बेचारों क्या मालूम, फिशरमैन को, अगर वो इतने ही काबिल होते तो वो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो वकील जो कानून बनाते हैं उनके पास ना बैठे होते वो लोग। बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने सवाल उठाया कि ये क्या है, मतलब एनीवे आर्टिकल 3। तो ये सर मैं दिमाग में रखता हूँ, आई चेक
Article 3 says Parliament may by law form a new state by separation of territory from any state, or by uniting two or more states or parts of states, or by uniting any territory to a part of any state. Okay. B. Form a Increase the new area state of by any state. separation of territory, provided that no bill for the purpose shall be introduced in the House of Parliament except on the recommendation of the President, and unless where the proposal contained in the bill affect the area boundaries or name of this explanation of ठीक है. Anyway, 4 is 4 invoked when is a law is invoked enacted under 2 or 3 for the marginal, incidental, incidental and and consequent consequential provision needed for the provisions changing boundary. needed for अच्छा, okay. changing. Okay, No जैसे such जहाँ law पे can be dispute है framed वहाँ पर. under. Okay, ठीक. इसके बाद में चलेंगे हम लोग आगे. कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में जाएंगे ना. ये पार्ट 1 हो गया ना पूरा. जी जी जी. नाउ पार्ट 2 इज सिटीजनशिप. भैया इसको भी बहुत जरूरी है पढ़ना. सिटीजनशिप मींस Allegiance of a person to a state. ओके. Each state determines the conditions under which it will recognize persons from its as its citizens, and the conditions under which that status will be withdrawn. Full stop. Recognition by a state as a citizen generally carries with it recognition of civil, political, and social rights which are not afforded to non-citizens. In general, the basic rights normally regarded as arising from citizenship are the rights to a passport, the right to leave and return to the country or countries of citizenship, the right to live in that country and to work there. Some countries permit the citizens to have multiple citizenships, while others insist on exclusive allegiance. तो सम कंट्री की बात कर रहा है ना वो. जी. A person can be recognized or granted citizenship on number of cases. Usually citizen based on circumstances is citizenship by family. Birth. Okay. नहीं, by birth is automatic. हाँ, नहीं पहला फैमिली है. हाँ, पहले यहाँ पे भी फैमिली है. फैमिली लिखा हुआ है. उसके बाद सिटीजनशिप बाय बर्थ, हाँ. जस्ट सोली, जस्ट सिग्नेचर्स. इसके बाद में सिटीजनशिप बाय मैरिज, शादी किसी की हो गई तो. अच्छा, यासीन मलिक ने इसीलिए शादी किया था पाकिस्तानी औरत के साथ. बट इफ यू आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड मैरिंग इंडिया तो यू कैन गेट इंडियन सिटीजनशिप. ऐसा है क्या? इंडिया में पॉसिबल नहीं है, बट इन अदर कंट्रीज आई थिंक इन यूएस एंड वो तो है, वहां पे यूरोपियन तो है. वहां पे कंट्रीज लोग बात शादी करते हैं, पॉसिबल. बाद में डाइवोर्स भी कर देते हैं सिटीजनशिप मिलने के बाद. नहीं, वो जानबूझकर करते हैं ना. वो क्या करते हैं, कोई बुढ़िया से कोई जाकर शादी कर लिया, कुछ दिन बाद छोड़ दिया, फिर पैसा भी दे देते हैं उसको, शादी कर ले, हाँ बाद में हाँ मैं छोड़ दूंगा. वो बोलती ठीक है, नो हाँ. प्रॉब्लम. देन दिस ये इज होता है सर. नेचुरलाइजेशन. ये मैं आपको एकदम रियल चीज बता रहा हूँ मैं आपको. ये होता है सर. पॉलिटिकल असाइलम की अभी बात कर रहा है नेचुरलाइजेशन में. अच्छा, जी. इसमें वो क्या है, अपनी भी तो लिफ्ट करा दे, वो इस चक्कर में आया क्या यहाँ पे? हाँ, states normally grant citizenship to people who have entered the country legally and have been granted a permit to stay or been granted political asylum. अब इस political asylum का मतलब वही है कि it is being persecuted somewhere. ओके 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 ओके. फिर ये क्या है? इन्वेस्टमेंट. हमारे यहाँ पे नहीं है ना, ये तो शायद अमेरिका में है कि अमेरिका में इतना नहीं पैसा नहीं, लेकर के यहाँ नहीं दे है, दे वो लोग. यहाँ नहीं. फिर ऑनरेरी कन्फर्मेंट से मिलता है. ठीक है, ये पढ़ो यार, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी. Every citizen has obligations that are required by law and some responsibilities that benefit the community. Obeying the laws of a country and paying taxes are some of the obligations required of citizens by law. Voting and community services form part of responsibilities of a citizen that benefits the community. तो आजकल नोटा भी फिर सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दिया है ना. वोटिंग जरूरी नहीं, मतलब नोटा कर दिए. But one has to go to the polling station.
ये हिस्ट्री पे जा रहा पूरा। हाँ, वो सिटीजनशिप की बात कर रहा है ना। हम्म। फिर कहाँ गया, 5 कहाँ है? सारे के सारे सिटीजनशिप पे पूरा कर दिया क्या इसने उतने में? नहीं, और जी कुछ है क्या? नहीं, इसमें डिफरेंट कंट्रीज के आज बारे में 11 में, अच्छा, सिटीजनशिप बाय बर्थ ऐसा करके कर दिया, अच्छा, ओके। ओके, तो 12 से तो हम फंडामेंटल राइट में आ जाएंगे फिर। जी बिल्कुल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। द फंडामेंटल राइट्स enshrined in part 3 आर्टिकल हिंदुस्तान में 12 अगर to सांस 34। लेना है, जिंदा रहना है, तो भाइयों इसको जरूर जान लो, है 12 से 35 जरूर पढ़ लो सबको। जैसे घर में बाइबल रखते हो, कुरान रखते हो, रामायण गीता रखते हो, इस तरीके से इसको भी रख लो, The बहुत fundamental जरूरी है। rights in India, enshrined in Part 3, Articles 12 to 35 of the Constitution of India, guarantee civil liberties such that all Indians can lead their lives in peace and harmony as citizens of India. These rights are known as fundamental, as they are the most essential for all round development, that is, material, intellectual, moral, spiritual, and are protected by fundamental law of the land, that is, the Constitution. If the rights provided by the Constitution, that is, the fundamental rights, have been damaged, the Parliament can take strict action according in terms of Article 32 of the Constitution. दैट्स इट, आगे मत जाना, अभी यहाँ पे 14 पढ़ते हैं। 12 क्या है? और राइट टू, जैसे 14 से 18 दे रहा है ना, राइट टू इक्वालिटी, ब्रीफ में बता रहा, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 व्हाट टू अबाउट 12 33। एंड 13, वो क्या है? आर्टिकल 13। 12 एंड 13, 11 तक तो सिटीजनशिप हो गया, जी 11 क्या बोलता है? एक सेकंड। अच्छा, फंडामेंटल राइट भी बोल रहे थे, तो 12 क्या है? मतलब देयर विल बी फंडामेंटल राइट, समथिंग लाइक दैट। 12 का डिफिनेशन क्या है? कुछ कुछ 12 तो। से 35 है ना, हाँ, तो 12 का क्या है? 14 पे आ रहा है ना सीधा ये। लेकिन 12 12 क्या से है? 35 होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे 12 जो है, 12 इज टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, आई थिंक। हाँ, डेफिनेशन, हाँ ये एंड द लिख रहा है ना, एक्ट देखिए। एज लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव अंडर आर्टिकल 13, वहां पर लिमिटेशन की बात कर रहा है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ एक 12 जगह क्या है? लिख रहा है, these rights are largely enforceable against the state, which हाँ, are हाँ, as per the wide definition provided in Article 12, includes not only the legislative and executive wings of the federal and state governments, but also local administrative authorities and other agencies and institutions which discharge public functions, or are of a governmental character. अच्छा, ये है तो अपन फिर यहाँ पे चले आते हैं आर्टिकल 33 के 14 में। ये 14 क्या है? हाँ, ये सबसे सबसे भयंकर आर्टिकल है। Equality before law and equal protection of law. जो भी All सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन जो मतलब लिटिगेशन जाते हैं, ज्यादातर इसी में जाते हैं, आर्टिकल 14 के वायलेशन के लिए जाते हैं। जी इसको लॉ ऑफ इक्वलिटी भी बोलते हैं, लॉ ऑफ पैरिटी भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। जी पढ़ता हूँ सर थोड़ा सा। आर्टिकल 14 guarantees equality before law as well as equal protection of the law to all people within the territory of India. This includes the equal subjection of all persons to the authority of law as well as equal treatment of persons in similar circumstances. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ हम लोग, पैरिटी। हाँ बोलते हैं ना, सिमिलरली सर्कमस्टांस बोल के हम लोग पिटिशन डालते हैं, आई एम सिमिलरली सर्कमस्टांस। सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन, सिमिलरली सिचुएटेड। Situated or circumstance. The latter permits the state to classify persons for legitimate purposes, provided there is a reasonable basis for the same, meaning that the classification is required to be non-arbitrary, based on a method of intelligible differentiation among those sought to be classified, as well as a rational relation to the object,
sought to be achieved by the classification. इसको इसे थोड़ा थोड़ा सा एलाबोरेट करो, रीजनेबल क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा एलाबोरेट करने का है। the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. Article 14 guarantees equality to all persons, including citizens, corporations, and foreigners. Its provisions have come up माइंडेड for सिटीजन, हाँ, माइंडेड सिटीजन, citizens, including नॉट citizens. आउटसाइडर, हाँ, फॉरेनर को नहीं मिलेगा ये। मैं कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड इन इंडिया, मैं यहाँ एक चीज बोल रहा है, आर्टिकल 14 guarantees equality to all persons, including citizens, corporations, and foreigners बोल रहा है। फॉरेनर्स, व्हाट टाइप ऑफ फॉरेनर्स की हाँ, बात करेगा फिर, वो कुछ बोलेगा वो? सिटीजन, कॉर्पोरेशन एंड फॉरेनर, फॉरेनर फॉर समथिंग, और कुछ आगे नहीं बोलेगा। फॉरेनर नहीं बोल सकता कि हाँ हिंदुस्तान के बंदे को आपने ये दे रखा है, वो रखा है, तो मुझे भी नौकरी दे दो, ये नहीं करेगा वहां पर। मैं नौकरी का बात नहीं है, मतलब इसीलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है ना वो। विदिन रीजन मैं बोला ना, विदिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, that doctrine applies to all, like in individual cases also. In number of cases in Ram Krishnan Dalmia versus Justice S.R. Tendulkar reiterated its meaning and scope as follows. Article permits classification so long as it is reasonable, but forbid class legislation. The classification of group of people is classification based upon Intelligible differentia that distinguishes persons or okay. things. In addition, That the a group classification must be non-arbitrary. Okay. Equality is a dynamic. पढ़ दो इसको, पढ़ दो, अच्छा चीज है। equality is a dynamic concept with many aspects and dimensions, and it cannot be cribbed, cabined, and confined within the traditional and doctrinaire limits. Doctrinaire, sorry, cannot be confined within the traditional and doctrinaire limits. From the positivistic point of view, equality is antithetic to arbitrariness. मतलब उल्टा है, arbitrariness के अगेंस्ट में जा रहा है, equality should be against arbitrariness. In fact, equality and arbitrariness are sworn enemies. When an act is arbitrary, it is implicit that it is unequal both according to political logic and constitutional law, and is therefore violative of Article 14. दादा ये बताओ, इन जजेस को इतनी मतलब थरूट टाइप अंग्रेजी लिखने में क्या मजा आता है? कॉमन पब्लिक के लिए लिखते हैं और फिर भी अपनी दिखाते रहते हैं कि हाँ हमको अंग्रेजी बहुत आती है। अभी भी इनके दिमाग में यही घुसा हुआ है कि हाँ अंग्रेजों को खुश करना है क्या? कितनी मतलब कॉमन है, जो थोड़ा सा आदमी पढ़ा हुआ है, 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ा, वो समझ नहीं पाएगा क्या लिख रहा है। एंटीथेटिक टू arbitrariness, मतलब उल्टा है, ऑपोजिट नहीं लिख रहा, एंटीथेटिक। दिखाने के लिए, चीफ जस्टिस को दिखाने के लिए लिखा हुआ। कौन है बंदा लिखने वाला इसका? हो सकता है कि चीफ जस्टिस को इम्प्रेस करने के लिए लिखा हो इस बंदे ने। एएन राय, चीफ जस्टिस नहीं लिखा किसने इसको? ये हैं तो बहुत लोग, है कौन? ये भगवान, हेड नोट इतना बड़ा है तो बहुत लंबा जजमेंट है ना। क्यों, क्या बात है? नो नेम नहीं है किसमें सर? अरे है भाई साहब का है, आपके भाई साहब का है। VR कृष्णा अय्यर। नहीं ये है। हाँ हाँ, लिखने वाला ये है, ऑथर ऑफ द जजमेंट इज बता ना चीफ जस्टिस। ना वही तो मैं बोला ना, सॉरी टू से इट हैज टू बी अ बंगाली। वो स्टेटमेंट पढ़ता होगा ना, उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है। देखे, cribbed, cabined and confined. अरे यार शे, Doctrinaire limits. ये क्या बोल रहा है? राइट ऑफ इक्वलिटी की बात कर रहा है, थोड़ा सा ये भी बता दो। राइट, अब 14 के आगे हम जाएंगे नहीं, बंद करते हैं थोड़ी देर। जी ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वैसे। हाँ,
इसके बिना तो कोई केस ही नहीं बनता सर। हाई कोर्ट में तो मतलब कोई केस ही नहीं बनता। बाकी तो अलग हम लोग जोड़ते हैं फैक्ट्स के हिसाब से, लेकिन अब 14 इसके तो चारों तरफ घूमता है, ये वो है, क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट है, फोकस पॉइंट है, जी जी बीच जी। में रहता है। बाकी तो सब आगे डायमीटर, क्या पेरीमीटर पे सब घूमता रहता है मामला, यहीं पर घूमता है सब कुछ। इसको पढ़ूं सर? हाँ पढ़ दो, थोड़ा समझा देते हैं पब्लिक को, और क्या है फिर से, क्योंकि यही तो सब कुछ है यार। तो Right to पर्पज आप equality जिस सेक्टर given की under पढ़ेंगे, Article यहाँ से 14 पढ़ना, यहाँ से the, पढ़ना। the phrase equality to the law finds a place in all written constitutions that guarantees fundamental rights. All citizens, irrespective of birth, religion, sex, or race, are equal before law. That is to say, there shall not be any arbitrary discrimination between one citizen or class of citizens and मतलब another. नहीं, पब्लिक को ये बताना दादा कि देयर विल बी डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, तो हो ही discrimination रहा है is ना। allowed, माइनॉरिटी। discrimination is allowed, but arbitrary discrimination is not allowed. Correct. Correct, sir. That is the distinguishing feature. Yes, all citizens shall, as human person, Be held equal before the as law. human person, mind it, हाँ, human person, animal के लिए हाँ, नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना। हाँ। Human बोल रहा है। हाँ, All inhabitants of the republic are assured equality before the laws. yes, अब उसमें that's what वही I है say, कि all a inhabitants of particular republic. community may get special preference, but that is specially provided for under a certain restrictive clause. And that is why the demand of Rohingya removal is there. They are not independent of India. They don't have that similar right as Indians have, isn't it? Correct, sir. पतंजलि शास्त्री क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं has expressed Patanjali Shastri CJ has expressed that the second expression is corollary of the first, and it is difficult to imagine a situation in which violation of laws will not be the violation of equality before laws. Thus, in substance, the two expressions mean one and the same thing. According to Dr. Jennings, equality before the law means equality among equals. The law should be equal for all and should be equally administered. They should be treated alike. The right to sue and be sued, to prosecute and be prosecuted for the same kind of action should be the same for all citizens of full age and understanding without distinctions of race, religion, wealth, social status, or political influence. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर किसी ने मर्डर किया है, तो अगर एक को फांसी हो तो दूसरे को फांसी क्यों नहीं होती फिर? वही तो बात लॉ है। ऑफ बिकॉज मेरिट ये में ये क्वेश्चन तो आम लोग मुझे पूछते हैं। if equality is there, then why there is discrimination हाँ, तो in फिर different उसमें cases? उसमें बताना यही चाहिए। यहाँ पर ये होता है कि ये क्या बोल रहे हैं कि द राइट टू sue and be sued, to prosecute and prosecuted for the same kind of action should be same, क्या लिखा है? For the same Same kind for of all action should citizens be of same. full age and understanding तो यहाँ पे without क्या बोल रहे हैं? distinctions To prosecute and prosecuted. and be प्रोसिक्यूट prosecuted. करेगा, प्रोसिक्यूशन भी होगा, लेकिन बाद में एंड रिजल्ट क्या होगा? दैट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट, डिपेंड That ऑन is द रोल ऑफ exactly द the thing, पर्सन because प्लेड। a human being is sitting there. हाँ, People should not forget that a human being is sitting there, and all human beings don't think alike. हाँ, When it तो वहां ends पे up, क्या बोल रहा है? विदाउट डिस्टिंक्शन। अगर फॉर द टाइम बिंग, अगर मैं ये एग्जांपल के लिए बोलूं कि अगर राहुल जी, गांधी ने, मुकेश अंबानी ने, गौतम अदानी भी ने भी कुछ कर दिया, तो उसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसके लिए वही कानून लागू होगा और उसी तरीके से मुकदमा चलेगा जैसे कि एक ऑर्डिनरी सिटीजन का चलता है, जो सड़क पे सोता है और सड़क पे खाना खाता है ना? चलना चाहिए वैसे ही। नहीं, दिखाने के लिए तो ऐसे ही होता है। जी जी जी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। Exception, exceptions to the rule of एक्सेप्शन, law. ये पढ़ो, हाँ ये Equal जरूरी है। protection of law. Exceptions to the Indira Sahni case.
The right to equality is also recognized as one of the basic features of Indian Constitution. Article 14 applies to all persons and is not limited to citizen. A corporation which is judicial person is also entitled to the benefit. दादा ये बता दो कि जो ये जी corporate सर, होते हैं ना, they are judicial person. They are also हाँ, considered as person but not living being. definitely. Every firm, every company, a private limited or a public limited company, or a firm, or a इसीलिए business, is a इसीलिए जब juristic किसी person. कंपनी के ऊपर मुकदमा पड़ता है तो उस कंपनी का नाम आता है, उसमें किसी डायरेक्टर का नाम नहीं आता है, ध्यान रखना। जी जी जी। और अगर डायरेक्टर को इम्प्लीकेट करना है तो आपको वेल उठाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इस डायरेक्टर का रोल क्या था, लिफ्टिंग द वेल, तब जाके घुसेगा वो। Exactly. This concept applied equality for equals and aims at striking down hostile discrimination or oppression of inequality. In the case of ये जगह government, बढ़िया सर, ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल बहुत बढ़िया बताया. द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज नॉट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स. It only means that all persons similarly circumstanced shall be treated alike, both in the privileges conferred and the liabilities imposed by the laws. Equal law should be applied in all to all in the same situation, and there should be no discrimination between one person and another. Similarly circumstanced. rule of law, ठीक है, rule of law. The rule of law embodied in 14 is basic feature of the Indian Constitution, hence it cannot be destroyed even by an amendment By of the Constitution. amendment. वो कर चुके, चलो ठीक है. Meaning of the law. The rule of law has been given by Professor Dicey and expression Professor Dicey, the expression the guarantee of equality before the law. It means that no man is above the law. All are equal in eye of law. The concept of rule of law comes from the Magna Carta. It means that law is equal to all the same line, because the state has no religion. All are equal in same line. And uniformity will be applied for all. Every organ of the state under the Constitution of India is regulated and controlled by the rule of law. Absence of arbitrary power has been held to be first essential of the rule of the law. Rule of law requires that the discretion conferred upon executive authorities must be contained within clearly defined limits. Clearly defined limit. The rule of law permeates the entire fabric of Constitution of India and it forms one of the basic feature. Okay. प्रकार की बातें हैं, क्या करना है. परमिनेशन एंड प्रोविजन. मतलब बंद करते हैं इसको, ठीक है. दिस इज इनफ फॉर टुडे. We'll continue next time again. Article 14 को ही हम लोग और आगे बढ़ाएंगे. इसको पढ़ाएंगे, ये जगह पढ़ेंगे सर. ये आर्टिकल 14 permits classification but prohibits class legislation. Let viewer understand that we are covering 14, 19, 21 and then 25 onward. जी जी. बीच में जितने भी है उनको सिर्फ हम रेफर करेंगे, but our emphasis will be on 14, 19, 21. 20 में क्या है? 20 में ये है कि वो जुरिस उसकी बात करता है, डबल जेपॉर्डी की बात करता है ना, कि अगर एक आदमी को एक केस में दोबारा दोबारा उसको नहीं हो सकेगी, पनिश नहीं कर उसको हम रेफर करके निकल एक ऑफेंस के लिए. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट में 14 को और एग्जॉस्टिवली एक्सप्लेन करेंगे. फिर 19 में चले जाएंगे. 19 में मनेका गांधी का केस आ जाता है वहां पर. 21 में तो पता नहीं कितना जजमेंट आते हैं. ये जो आर्टिकल रखे हैं ना सर, इसको थोड़ा सा रख लीजिए आप. ये वाला ये रख लीजिए, क्योंकि इसमें वो डिफाइन किया गया स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेस. क्यों, मतलब अलग लॉज दूसरे के ऊपर लागू होता है. जैसे यहाँ एक बात बोल रहे हैं, डज नॉट मीन दैट एवरी लॉ मस्ट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर ऑल पर्सन्स. All persons are not by nature attainment of circumstances in the same position. The varying need of different classes of persons often require separate treatment. जो क्वेश्चन हम लोग बोल रहे थे कि most of the people ask me कि all people are equal, then everything must be equal for all.
तो उसका आंसर यहाँ दे रहा है। आर्टिकल 14 के ऊपर मेरे पास में सैकड़ों आर्टिकल है, ये तो मैंने ऐसे ही उसकी इसमें आया था ना, मतलब शॉर्ट में विकिपीडिया में आया बता था, रहा मैंने है, उठा दिया था, बहुत आर्टिकल है। शॉर्ट में बता रहा है। यस, बहुत अच्छा इट डज आर्टिकल है। नॉट फॉरबिड रीजनेबल क्लासिफिकेशन, और उसका उसी के आड़ में जो है आज जो कुछ गड़बड़ जो है हो रहा है। पब्लिक को ये भी बता दो कि ये दिखाने के लिए है, एक्चुअली प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिकॉज लूप होल्स आर देयर। हाँ, इन द सेंस, कल आप जो बता रहे थे कि एक पर्टिकुलर सीनियर एडवोकेट हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं, वो अगर खड़े हो जाते हैं तो उनका केस पहले सुन लिया जाता है, बाद में भले उनको रिलीफ मिले ना मिले। अभी जैसे कि रिसेंटली उनको रिलीफ नहीं मिली तो उनके क्लाइंट ने उनको जी गालियां जी वालियां दी हैं, सुना है, ये भी है वो भी है, जी तो वो जी एक अलग चीज होती है, बट दैट इज ऑन पर्सनल रिलेशन। अगर ये ना चले तो फिर तो हिंदुस्तान में रामराज आ जाए। ठीक है, तो जी सर। नेक्स्ट टाइम के लिए लोग बाग तैयार रहिए, हम लोग वेंसडे जी को सर। मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करिए, जी शेयर सबको करिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब हम लोग अगला हमारा जो स्ट्रीम होने वाला है वो तोमर डायनेस्टी के ऊपर होने वाला है, जिसको हम लोग 10:30 बजे शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें फिर से ज्वाइन करिए। इस स्ट्रीम में मैं फिर से बता दूं, मैं किसी भी को नहीं लूंगा ना, तो मैं इसका कोई क्या मतलब स्ट्रीम यार्ड का जो लिंक है शेयर करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। ये हमारे और दादा के बीच में, या अगर हो सका कोई और एडवोकेट गेस्ट आएगा जिसको लॉ के बारे में मालूम है उसको लेंगे, बाकी सबको हम नहीं लेंगे। ये हमारा एजुकेशनल स्ट्रीम है। ठीक है, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, सुनते रहिए और इसको बताते रहिए। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद सर, सबको धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।